2020 में जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे उनकी। तो पहला क्वेश्चन है द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन नंबर ए, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ नो लीगल इफेक्ट आइदर, सॉरी सेकेंड ऑप्शन बोलता है नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ नो लीगल इफेक्ट आइदर, ऑप्शन नंबर सी, a part of the constitution and has the same legal effect as any other part, option number D, a part of the constitution but has no legal effect independently of other parts। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा डी। आंसर डी क्यों होगा? आंसर डी क्यों होगा? क्योंकि डी में हमारे पास तीन चीज़ें हैं। करने के लिए अपने तीन कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, तीन केसेस दिमाग में होना चाहिए। उसमें से सबसे पहला कौन सा है? बेरुबारी यूनियन वाला केस। और इस बेरुबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सेकंड केस कौन सा है? सेकंड केस इज केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अमेंडेबल। थर्ड केस क्या था? यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC। इस केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट, ये वर्ड को याद रखना, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल। याद रखना इस वर्ड को, डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है ना, इट इज़ नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल। अब तो इस हिसाब से हमारे पास पार्ट तो है, ये नॉट पार्ट वाला क्वेश्चन आंसर कब से आएगा? इट इज़ अ पार्ट एंड इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, इट कैन हैव लीगल इफेक्ट, है ना। इसको लॉ बना के, है ना, इनडायरेक्टली इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बट डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्टली लॉ बना के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट, नो इट डज नॉट हैव द सेम लीगल इफेक्ट, है ना। इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, ये बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाई इट। यस, बी ऑप्शन सही लग रहा है। सी, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बाय देम, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ फिक्स टर्म। ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा, बेस्ट ऑप्शन है ना, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा इसके लिए? बेस्ट ऑप्शन होगा बी, क्योंकि द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाई इट, यही पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब होता है। ओके, सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट? जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने पास DPSP के अंदर है। DPSP के अंदर आर्टिकल 38 बात करता है ऑफ वेलफेयर स्टेट, बट ये डिफाइन नहीं करता वेलफेयर स्टेट को। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी ए, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फोर्थ क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या समझते हैं? ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है? एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। आंसर हो जाएगा डी, दैट इज इट इज़ एन एजेंसी। ओके, लॉ बनाने का काम तो गवर्नमेंट्स का है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विथ लोकसभा इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बिना राज्यसभा के परमिशन के अमेंडेड नहीं कर सकते। बाकी सब मनी बिल में एक तरफा पावर किसके पास है? मनी बिल में एक तरफा पावर किसके पास है? हमने बोला लोकसभा के पास है, लेकिन अमेंड करने के लिए दोनों के पास इक्वल पावर है। सो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। Which one of the following? Question number 6. Which one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? ठीक है, Article 17 of the Indian Constitution talks about what? Article 17 talks about abolition of untouchability. So Article 14 से लेके 18 तक ये क्या है? It is under right to equality. तो ये भी किस में आएगा? राइट टू इक्वालिटी के अंदर आएगा। ओके, सो आंसर 7th number question, in India separation of judiciary from executive is enjoined by, okay, separation
आर्टिकल 50 जो कि है डीपीएसपी, ठीक है, आर्टिकल 50 बात करता है, दैट इज अंडर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये किसकी बात करता है? ये बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ओके, सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 8 नंबर क्वेश्चन है, अलॉन्ग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेस अदर डॉक्यूमेंट बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड्स द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। The aforesaid document is presented because this is mandated by the FRBMA Act of 2003, that is Financial Responsibilities and Budget Management Act 2003 ने बोला है कि हाँ बहुत सारे अदर डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे पेश करने होंगे, जिसमें जो फिजिकल बैलेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट ये आता है। ओके, जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है वो कितना चल रहा है ये आता है। सो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। ओके, दैट इज प्रोविजन ऑफ द फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003। इसके अंडर उसको जो फाइनेंस मिनिस्टर्स को बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट्स सामने रखने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज व्हाट? इट इज़ अ लिमिटेड गवर्नमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कैसी होगी? जो पीपल्स के द्वारा। ओके, सो यहाँ पे कंट्रोल जो होगा लिमिटेड कंट्रोल होगा। लिमिटेड कंट्रोल का मतलब क्या समझ? लिमिटेड गवर्नमेंट होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हम फॉलो करते हैं अब कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, दैट इज लिमिटेड गवर्नमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिटीजन? फर्स्ट, पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन, दैट इज हम लोग को बात करनी है नालसा की नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट की बात करनी है। ओके, सो इसके अंडर जो है पहला सही है, क्योंकि अ पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख इसको लीगल सर्विस, फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। सेकंड, ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख, हाँ ये ट्रांसजेंडर के लिए 1 लाख बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया। थर्ड, मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट क्लासेस विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख, ऐसा कोई भी प्रोविज़न यहाँ पे नहीं है। ओके, फोर्थ, ऑल सीनियर सिटीजन। भाई अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं देना चाहेगा फ्री लीगल सर्विस, है ना, उनके पास तो बहुत पैसा है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे पूछा किसने? हमसे क्वेश्चन ने पूछा करेक्ट बताना है। सो करेक्ट विल बी 1 and 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दैट इज ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, अदर देन फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और कहाँ कहाँ पे है? प्रियम्बल के अंदर भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी है। अगर हम बात करें डीपीएसपी में, तो डीपीएसपी में कैसे है? डीपीएसपी में हमने को बोला है जो सिटीजन्स है ना उनके लिए कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। तो ये क्या है? ये भी ह्यूमन राइट ही तो है ना, फंडामेंटल, सॉरी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है कि सारे सिटीजन को कैसे देखना है अपने को। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स टू द सोसाइटी। और अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में बात करें तो यहाँ पे भी है, प्रियम्बल के अंदर भी बात की जाती है डेमोक्रेटिक वर्ड, एंड डेमोक्रेटिक वर्ड में तो ह्यूमन राइट्स का मान रखा जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी हैं। ओके, सो द आंसर विल बी सब हो जाएगा, सब के अंदर मेंशन है ह्यूमन राइट्स का, जी की सब जगह है। सो आंसर विल बी 1, 2 and 3। विथ रेफरेंस टू दी फंड्स अंडर दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, MP-लेड की बात करनी है यहाँ पे, MP-लेड की बात करनी है जो उस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ओके, हमको बताना है करेक्ट क्या है। MP-लेड फंड मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा, बिल्कुल सही है। जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको कितना पैसा मिलता है? 5 करोड़ मिलते हैं उनको, ठीक है। सो सेकेंड ऑप्शन क्या बोलता है? स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच MP फंड मस्ट बेनिफिट SC ST, बिल्कुल सही है। अगर लॉजिक से भी समझे तो हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि बिना ST और SC के कोई भी प्रोविजन गवर्नमेंट ने बना दिया जो कि ST और SC को अफेक्ट नहीं कर रहे, तो ऐसा हो नहीं सकता। सो आंसर टू ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाएगा। थर्ड, MP-लेड फंड आर सेंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, ये बिल्कुल गलत है, जो ये नॉन लैप्सेबल है। इट इज़ नॉन लैप्सेबल एंड कैन बी कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट ईयर।
ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थर्ड को हटा दिए तो आंसर हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। और इसमें से फोर्थ भी सही है, तो हमको करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Now, question number 13, with reference to the provisions contained in part 4 of the Constitution of India, which of the following statement is are correct? हमसे करेक्ट पूछा है किसमें, पार्ट 4 दैट इज DPSP के अंदर हमसे पूछा गया कि भाई बताओ क्या क्या प्रोविजन इसके अंदर है। दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, बिल्कुल सही है, DPSP कैन बी एनफोर्सेबल। जैसे कि हमने बोला कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो फॉर्मेशन है, आर्टिकल 43 ने बात की थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन की, उसको एनफोर्स किया गया लॉ से। एंड सेकेंड, दे शैल बी एनफोर्सेबल, क्या लिखा है, दे शैल कैन, क्या लिखा है, दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, तो एक मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये गलत हो जाएगा, इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। ओके, इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। थर्ड, द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट, बिल्कुल सही है, तो आंसर करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट विल बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर डी, है ना। एनफोर्स मतलब ऐसे नहीं बोल सकते अब जाके कोर्ट में कि हाँ भाई मेरा फंडामेंटल राइट मतलब मेरे को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बोल रहा है, ठीक है सर। चलो हम लोग बात करते हैं इनइक्वालिटीज़, ठीक है, जो अगर हम बात करें DPSP की, तो DPSP बात करते हैं, है ना, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अंबानी पैसा वाला है, मैं गरीब हूँ, ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, मैं जाके कोर्ट में बोल दूंगा तो क्या अंबानी के ऊपर केस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सो इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल, ठीक है। थर्ड, प्रिंसिपल लेट डाउन इन पार्ट टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट, बिल्कुल सही है कि भाई स्टेट कैसे लॉ बनाएगी, ऐसे लॉ देख के बनाना ही है उसको कि वो वेलफेयर स्टेट को फॉलो करे, मतलब सबका साथ सबका विकास हो, जो ये कॉन्सेप्ट है ना वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से लिया गया है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज 2 and 3 ओनली। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। ये बात को ध्यान देना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं था, केशवानंद भारती केस में ये कॉन्सेप्ट आया, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिफाइन कर सकता है इस चीज़ों को, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में आया, है ना, जो आर्टिकल शेड्यूल नंबर 9 लाया उसके बाद में आया ये जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा करेक्ट बताना है, करेक्ट इज नाइदर 1 नॉट 2, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, आधार मेटा डाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ, ये थोड़ा यहाँ पे डाटा गलत है, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 6 मंथ, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जब पहला गलत हो गया तो हम इसको एलिमिनेट कर दिए, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोलता है, स्टेट कैनॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डाटा, बिल्कुल सही है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन के साथ ये शेयर नहीं कर सकता आधार डाटा को। एंड ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है, आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये भी सही है, सही मैंडेटरी बोल दिया ना यार, यहाँ पे जहाँ पे भी एब्सोल्यूट वर्ड आ जाए वहाँ पे वो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, यहाँ पे एब्सोल्यूट वर्ड है तो यहाँ पे गलत है ये। फोर्थ नंबर का ऑप्शन क्या बोलता है, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल इसलिए तो आधार को लाया गया कि जो मिडिल मैन है उनको हटाया जा सके, क्योंकि मिडिल मैन सबसे ज़्यादा पैसे को ले जाते थे, तो बीच में जो बीच में लोग थे वो सबको पैसे को ले जाते थे, तो आखिरी वाले लोगों के जो हमने बोला ना जो एक्सट्रीम्स में हैं, जो गरीब हैं, उनके पास पैसा पहुंच ही नहीं पाता था, इसीलिए आधार का इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, आंसर हो जाएगा 2 and 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही और सी थिंग्स फिट, बिल्कुल सही है, जब भी चाहे वो अपने आप को जो सेशन है उसको समन कर सकता है। सेकंड, और ये आर्टिकल 85 क्लॉज 1 में मेंशन है प्रेसिडेंट पावर में, ठीक है, और ये छः महीने के बाद फिर से उसको मतलब जो सेशन है वो फिर से बैठना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द 3 सेशन, ये गलत है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मेंशन नहीं किया कि 3 सेशन होना चाहिए, इट इज़ एन हमने बोल सकते हैं ये एक कन्वेंशन जिसको फॉलो किया जाता है, ठीक है, सो सेकंड इज इनकरेक्ट।
थर्ड, देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। ये भी सही है, क्योंकि हम बात करें यूके की, अमेरिका की, तो यहाँ पे यूएसए के अंदर तो कहाँ, वहाँ पे क्या है, एक मिनिमम नंबर ऑफ सीटिंग, एक मिनिमम नंबर ऑफ डेज है जब तक इसको बैठना पड़ता है, जो पार्लियामेंट है उसको बैठना पड़ता है। सो हमारे पास ऐसा इंडिया में प्रोविजन नहीं है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड हमसे पूछा करेक्ट बताना है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3 ओनली। ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, सी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2020 प्रीलिम्स पॉलिटी क्वेश्चंस। Consider the following statement. पहला, according to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months, even he or she is not a member of the legislature of that state. ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन 6 महीने के बाद उसको कॉन्फिडेंस प्रूव करना पड़ता है इन द फ्लोर ऑफ लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। सो सेकंड क्या है स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 ईयर, ये 5 ईयर टर्म नहीं है, यहाँ पे आरपीए 1951 में 2 ईयर्स का है। ठीक है, 2 ईयर और मोर, इज परमानेंटली डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इवन आफ्टर ही रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। ये परमानेंटली नहीं है, ओके तो ये परमानेंटली भी नहीं होता है, यहाँ पे ये 6 ईयर्स के बाद वो कंटेस्ट कर सकता है। ओके तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 ओनली। ओके सो हमने 17 क्वेश्चन कर लिए, जो 17 में से अपने पास क्वेश्चन आए थे। अगर हम एनालिसिस की बात करें तो क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन टफ थे, बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो कॉन्सेप्चुअल थे, और 4-5 क्वेश्चन जो थे वो हमने 17 में से बात करें तो 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 4 कॉन्सेप्चुअल, 4 करंट अफेयर, बाकी 10 के जो थे वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट में थे। तो पॉलिटी में अपने पास एक एनालिसिस करने के बाद हमको ये समझ आता है कि क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करना है अपने को, हमको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट गलत हुआ, जैसे कि हमने देखा ना कि इसमें प्रियम्बल के बारे में जो क्वेश्चन देखा तो वो कॉन्सेप्चुअल था, बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आएंगे पॉलिटी से ज़्यादा, है ना। अगर यहाँ पे करंट से भी आ सकते हैं, बट करंट से इकोनॉमी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो पॉलिटी से उनको दायरा नहीं बचता उनके पास, तो उनको स्टैटिक क्वेश्चन ही देना पड़ता है। ओके सो दिस इज ऑल।